3 साल बीत चुके थे। बोझुरी गांव अब भी वही था, शांत, घना और रहस्यमयी। बांध पर अब एक सरकारी तख्ती लगी थी, सुरक्षा कारणों से प्रवेश निषेध। लेकिन लोक कथाओं का प्रभाव कम नहीं हुआ था। गांव में अब भी पूर्णिमा की रात को लोग दरवाजे बंद रखते और बच्चे खिड़कियों से दूर रहते। इस बार गांव में आया एक नया रिसर्च ग्रुप, एक एनजीओ द्वारा भेजा गया। डॉक्टर अन्वी चौधरी, एक मानव विज्ञान विशेषज्ञ जिसने पूर्वोत्तर भारत की कई रहस्यमयी घटनाओं पर शोध किया था। रुद्रसेन, एक पूर्व पुलिस अधिकारी। कव्या मिश्रा, एक युवा रिपोर्टर जो भारत की अनसुनी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। ईशान बख्शी, एक फील्ड कैमरामैन, तकनीकी लेकिन अंधविश्वास से दूर। इनका मकसद था बांध और उसके आसपास के क्षेत्र में हो रही रहस्यमयी गतिविधियों का खुलासा करना और गांव वालों के डर की जड़ तक पहुंचना। पहली रात से ही कुछ असामान्य अनुभव होने लगे। रुद्र को गांव के बाहर झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह टॉर्च लेकर गया तो देखा एक लाल कपड़े में लिपटी छाया जो झुककर जमीन खोद रही थी। जैसे ही उसने आवाज दी, वह छाया गायब हो गई। दूसरी सुबह कव्या को गांव के एक पुराने घर में एक बच्चा मिला, गगन। वह कुछ नहीं बोलता था, बस एक टूटी बांसुरी बजाता रहता। गांव वालों ने बताया कि यह बच्चा 1 साल पहले जंगल में खो गया था और अचानक लौटा, लेकिन तब से बोलना बंद कर दिया था। गगन की बांसुरी की धुन वही थी जो मोहली के समय नूर को सुनाई दी थी। डॉक्टर अन्वी को गांव के पुराने स्कूल की लाइब्रेरी में एक बक्सा मिला, जिसमें एक डायरी थी, तनिष्क की। वह पूरी घटनाओं का विवरण थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, मोहली अब अकेली नहीं है, मैंने किसी और को देखा है। साथ ही एक स्केच, एक लड़की और एक बालिका की आकृति, जिनके आंखें एक जैसी थीं। कव्या और ईशान कैमरे के साथ बांध के पास जाते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, उसमें अजीब फ्रीक्वेंसी आने लगती है। स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखती हैं। अचानक कव्या चीखती है। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ईशान जब रिकॉर्डिंग देखता है तो कैमरे में दिखता है एक छोटी लड़की, सफेद आंखों वाली, जो कव्या के पीछे खड़ी है। डर अब जंगल तक फैल चुका था। गांव वाले बताते हैं कि अब सिर्फ पानी नहीं, पेड़ों की भी परछाइयां दिखने लगी हैं। डॉक्टर अन्वी बटुक बाबा से मिलने जाती हैं, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं। वे बताते हैं, मोहली की आत्मा अब बांध से मुक्त हो चुकी है, लेकिन जो पीड़ा उसने सहेजी थी, उसका एक अंश इस धरती पर रह गया है। एक और आत्मा, उसकी छोटी बहन झुमकी की। मोहली की मृत्यु के बाद झुमकी ने आत्महत्या कर ली थी। उसका शव कभी नहीं मिला, पर उसकी आत्मा मोहली के प्रति वफादार बनी रही। रुद्र को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अब ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि आत्माओं के एक पूरे चक्र की शुरुआत है। पूर्णिमा की रात कव्या अचानक गुम हो जाती है। ईशान उसकी तलाश में जंगल में जाता है, जहां उसे एक पुरानी मंदिर की सीढ़ियां दिखती हैं, मिट्टी में आधी दबी हुई। अंदर एक मूर्ति और उसके पीछे दीवारों पर रक्त से बने चित्र और एक पत्थर पर उकेरा गया नाम, झुमकी। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं, हवा कांपती है, झुमकी की आत्मा प्रकट होती है। एक बालिका, अध जले चेहरे के साथ, लेकिन उसकी आंखों में मोहली की तरह शोक नहीं, क्रोध था। ईशान बेसुध हो जाता है। अगली सुबह
वो मंदिर के बाहर मिलता है, लेकिन उसके कैमरे की फुटेज फिर गायब होती है। केवल एक तस्वीर बची रहती है जिसमें कव्या हाथ में वही बांसुरी पकड़े हुए दिख रही है, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हैं। टीम बिखर चुकी है। कव्या लापता है, ईशान बोल नहीं पा रहा और रुद्र मानसिक रूप से टूट चुका है। अन्वी रिपोर्ट दर्ज करती है, लेकिन सरकार इसे मान्यता नहीं देती। 1 साल बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक वीडियो दिल्ली के न्यूज़ चैनल को मिलता है। उसमें एक छोटी बच्ची दिखती है जो जंगल में बांसुरी बजा रही है। कैमरा पास जाता है और वो अचानक मुड़ती है। वही चेहरा, वही आंखें, झुमकी। फिर स्क्रीन काली हो जाती है और एक फुसफुसाहट आती है। अब वो जल नहीं, हवा में भी है। इंतजार खत्म नहीं हुआ, बस फैल गया है।